डीजल महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर। सितंबर में 5% से नीचे आई खाने पीने की महंगाई में जोरदार गिरावट। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जीएसटी से जुड़े हुए बिल इसी सत्र में पारित कराएगी सरकार। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के डर से घबराया बाजार। सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 8,600 के नीचे फिसला। रुपया भी 40 पैसे कमजोर होकर बंद। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के नतीजे मिले जुले। डॉलर आय से निराशा, लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर। बीजेपी ने यूपी के चुनावी मेगा प्लान का किया ऐलान। 4 परिवर्तन यात्रा और लखनऊ में पीएम की होगी मेगा रैली। आज बाजार 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया और ऐसे में एक निवेशक के मन में जाहिर है कई सारे सवाल जुड़े होते हैं अपने निवेश को लेकर। निवेश में बने रहें या निकल जाएं, इस असमंजस में कई बार निवेशक गलत फैसले भी यहां ले लेते हैं। लेकिन आज योर मनी आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेगा। हम आपको बताएंगे कि इस गिरते बाजार में आप कैसे बन सकते हैं कमाई के बादशाह। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। गिरावट में एसआईपी जारी रखें या निकल जाएं। युवाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के गुरु मंत्र। बाजार में सीधे निवेश करें या एसआईपी करना बेहतर। और आज योर मनी में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटिका वेल्थ एडवाइजर्स के चीफ फाइनेंशियल प्लानर निखिल कोठारी। निखिल, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज जिस तरह निखिल हमने बाजार में गिरावट का आलम देखा, ऐसे में कई बार निवेशक जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब बाजार में गिरावट आ गई, कहीं उन्हें नुकसान ना हो जाए, तो अपनी निवेश को या तो रोक देते हैं या निकाल लेते हैं। एक निवेशक के लिहाज से आप हमें समझाइए कि कैसे बाजार में गिरावट एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने निवेश को बढ़ाने और शुरू करने का। अगर हम इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो इसलिए इक्विटी मार्केट का नेचर है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। पर जब मार्केट नीचे जाता है तो वह बहुत सही समय है निवेश करने का, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको जो वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन नीचे हो जाती है और कम हो जाती है। तो वैल्यूएशन अगर कम होती है तो वो बहुत सही समय है निवेश करने के लिए। और एसआईपी अगर हम कर रहे हैं तो एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट में जब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, एसआईपी जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स बाई करती है और जब नीचे जाता है तो और यूनिट्स बाई करती है। तो आपका एवरेज आउट कॉस्ट हो जाता है। तो जब मार्केट नीचे जा रहा है उस टाइम एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उल्टा उस समय एसआईपी हमें बढ़ाना चाहिए, या हमारे पास अगर कोई लमसम पैसा है तो उसको निवेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और यूनिट्स आ जाए और हमारा कॉस्ट और नीचे हो जाता है। और जैसे ही मार्केट में चढ़ाव आएगी, बढ़ाव आएगा, तो हमारा रिटर्न काफी अच्छा आएगा। एब्सोल्युटली, यही वजह है कि हम आपको कहते हैं कि अगर आप जोखिम की क्षमता आप में नहीं, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप सीधा शेयर बाजार में निवेश ना करें। म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए और एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। एसआईपी का मतलब यही है कि आप हर महीना एक लिमिटेड अमाउंट या डिसाइडेड अमाउंट जो है, निर्धारित राशि आप निवेश करते हैं। ऐसे में अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो निखिल मुझे ये समझाइए कैसे बाजार में आ रहे इस उतार चढ़ाव से हमें फायदा हो सकता है। आपने कहा कि यहां पर यूनिट्स हमें ज्यादा मिलते हैं जब बाजार में गिरावट होती है। इस यूनिट को मैं कैसे समझूं, ये क्या है? ओके, जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर्स के मिलते हैं, पर म्यूचुअल फंड में वो शेयर्स नहीं मिलते हैं, वो आपको यूनिट्स मिलते हैं। तो एग्जांपल लें कि आज एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का एनएवी 10 रुपए है और आपने 1000 रुपए डाला है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। कल वो एनएवी कम होकर 9 रुपए हो जाती है तो आप जब 1000 रुपए डालोगे तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और एनएवी जब 11 रुपए हो जाती है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। तो आपका लंबे समय में जब निवेश करते रहते हो तो आपको यूनिट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी ऊपर जाती रहती है। तो लंबे समय में हम जानते हैं कि अगर कंपनीज के प्रॉफिट आ रही है, कंपनी हर साल प्रॉफिट बना रही है, तो इक्विटी मार्केट्स में प्रॉफिट बढ़ेंगे। और अगर इक्विटी मार्केट्स में प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे या प्राइस बढ़ते रहेंगे तो आपका एनएवी भी म्यूचुअल फंड की बढ़ती रहेगी, और आपके जब काफी यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उस यूनिट्स को आप एनएवी से एक्यूमुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू आता है। बिल्कुल, ऐसे में निखिल हमें ये समझाइए कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा लंबे समय के लिए अगर हम निवेश करते हैं और इस तरह का उतार चढ़ाव अगर हम बाजार में देखते हैं तो कैसे मिलता है?
जैसे कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जितना आप लंबी अवधि के लिए निवेश करोगे उतना आपका रिटर्न बढ़ता है, क्योंकि पहले 2 को 4 बनने में हो सकता है 5 साल लगे, बट 4 को फिर 6 बनने में केवल 3 साल लगेंगे, और जब 6 को और 8 बनना है तो उसके केवल 2 साल लगेंगे। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है कि आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो जब हम यंग हो, आप जब जल्दी निवेश कर रहे हो और आपके जब मार्केट्स डाउन है तो आप लमसम पैसा डाल सकते हो या अपने SIP बढ़ा सकते हो, तो आपके यूनिट ज्यादा होते हैं, और जब मार्केट्स बढ़ेंगे तो आपको उस पूरे पोर्टफोलियो पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और हर साल जब मार्केट बढ़ते रहेगा तो आपके उस यूनिट्स पे इंटरेस्ट मिलते रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसे समय में मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे लमसम निवेश करना चाहिए, एकमुश्त निवेश करना चाहिए, या SIP बढ़ानी चाहिए, उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? ओके, SIP जो आप कर रहे हो वो आपको अपनी क्षमता के हिसाब से देखना चाहिए कि आपके कैश फ्लो क्या है, उसके आप हर महीने कितने पैसे बचा सकते हो, उस पैसे को जितना बचा सकते हो उसका आप SIP कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपके वैल्यूएशन कभी एक्सपेंसिव होते हैं, कभी वैल्यूएशन कभी चीप होते हैं। तो जब वैल्यूएशन चीप होते हैं, जब हम बोलते हैं कि जो एक मेजर है PE रेशियो बोलते हैं, तो PE रेशियो अगर काफी कम हो गया है, काफी नीचे आ गया है, तो उस समय अगर आपके पास कोई भी पैसा जो लिक्विड में पड़ा है, या पैसा कोई भी आपका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, आपको बोनस मिला है और जो आपको लंबी अवधि के लिए नहीं चाहिए, उस पैसे को आप उस टाइम लमसम पैसा में डाल सकते हो। अगर आपकी कैश फ्लो बढ़ गया, आपकी सैलरी इनकम बढ़ती है, हर साल जैसे अपनी इनकम बढ़ती है, तो वैसे ही आपकी SIP के जो अमाउंट है वो भी हर साल बढ़ते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ बाजार की आज गिरावट से अगर आप घबरा गए हैं तो अपने निवेश को बढ़ाइए, उसे बंद मत कीजिए, अपने पैसे निकालिए नहीं, लेकिन अपने निवेश को बढ़ाइए। अगर अब तक शुरुआत नहीं की है तो अपने निवेश की आप शुरुआत कीजिए। और इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। योर मनी पे आज हमारा फोकस है युवाओं के सवालों के ऊपर। आज हम करेंगे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन शुरुआत करने से पहले, यानी दर्शकों के सवाल लेने से पहले, निखिल आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने की हम हमेशा सलाह देते हैं। वैसे तो कोई सही समय नहीं होता है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का, लेकिन जो हमारे युवा दर्शक हैं, जो अभी शायद ये शो देखने के बाद अपने निवेश करने की मन बनाएंगे या शुरुआत करेंगे, उनके लिए पहला टिप आप उन्हें क्या देंगे? क्या सोचकर उन्हें निवेश का अपना पहला कदम जो है वो लेना चाहिए? ओके, युवाओं के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी भी पैसा कमाना स्टार्ट किए हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स उनके क्लियर नहीं होंगे। बट वो अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपका होता है इंश्योरेंस प्लानिंग। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने एक टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि आज कोई भी खुदा ना खास्ता इनके कोई भी जो उनकी उम्र है वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो एक फैमिली को एक लमसम पैसा मिल जाता है। तो और टर्म इंश्योरेंस का फायदा ये है कि आप जितनी जल्दी लेते हो उतना कम आपका प्रीमियम लगता है, और ये प्रीमियम आपके नेक्स्ट 25 साल, 30 साल, 35 साल का लॉक इन हो जाता है। तो ये प्रीमियम सेम रहेगा नेक्स्ट आप 30 साल तक। तो जितना यंग हो उतनी जल्दी आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पहले आप देख लीजिए आपकी कंपनी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवर करती है क्या, ग्रुप इंश्योरेंस है क्या। अगर आपके कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो अपनी खुद की एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। तो ये 2 चीज आपकी हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस प्लानिंग हो चुका है। उसके बाद आता है आपका जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग है कि नहीं, कि आपके पास जो आपके 6 महीने के जो एक्सपेंसेस है वो आपके एक लिक्विड फंड में निवेश होने चाहिए, और उसके लिए आप हर महीना आप एक लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हो, या आप उसके एक बैंक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपका एक कंटिजेंसी प्लानिंग हो जाता है। उसके बाद आप अपना टैक्स प्लानिंग कीजिए, जो आपको ATC के अंदर बेनिफिट होते हैं। और इंश्योरेंस प्लानिंग का ये फायदा है कि आपको जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं आपको ATD में बेनिफिट मिलता है, जो आप टर्म इंश्योरेंस का लेते हैं उसका ATC में बेनिफिट मिलता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर जितने भी हमारे यंग दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, उनके लिए हम यही सबसे पहला टिप यही देते हैं कि आपको अपने इंश्योरेंस, पर्याप्त इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। फिलहाल अगर आपने लक्ष्य अपने लिए नहीं निर्धारित किए हैं तब भी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। आप निवेश की शुरुआत कीजिए, जितना हो सके उतना निवेश कीजिए। और हाँ, अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो पहले आपको अपने जोखिम का आकलन कर लेना होगा, उसके मुताबिक ही अपने लिए निवेश की जो रणनीति है या जो निवेश का विकल्प है उसे आपको चुनना होगा। लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो या शॉर्ट टर्म गोल्स हो, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप वो सब पूरे कर सकते हैं। इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि युवाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए कैसे आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो सकते हैं। लेंगे कुछ युवा दर्शकों के सवाल, बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आज हम देंगे यंग इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं निखिल कोठारी। आगे बढ़ते हैं और यश मित्तल हमारे पहले युवा दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। 23 साल की उम्र है इनकी। हाय यश, गुड इवनिंग, क्या करते हैं आप? मैम मैं इन्फोसिस में मैं अभी ज्वाइन किया है हाल ही में ही, और मैं अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है इन्फोसिस में। ओके, बताइए क्या सवाल है? योर मनी के जरिए किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं ₹8 लाख अराउंड इन्वेस्ट करना चाहता हूँ विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 4 to 5 years। 4 से 5 साल में आपको 8 लाख रुपए का निवेश करना है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं इसमें। मैं मतलब STP के बारे में भी मैंने सुना है, और मतलब मुझे इन्वेस्ट करना है इक्विटी में। 8 लाख रुपए अभी मौजूद है आपके पास, है आपने जमा किए हुए हैं? जी मतलब मैम मुझे ये कुछ दिनों में मिल जाएंगे, अभी कुछ 10-15 दिनों में या महीने में। समय की अवधि 4 से 5 साल है। मुझे बताएंगे क्यों करना चाहते हैं 4 से 5 साल के लिए? आपका लक्ष्य क्या है? मैम जी मेरा लक्ष्य एक तो मेरी मैरिज है, उसके बाद फिर मुझे अपने लूंगा, या फिर उसके लिए फर्स्ट एम तो मेरा टारगेट मेरे मैरिज है। 8 लाख शादी के लिए जमा करना चाहते हैं? जी। और लड़की देख ली? और मैम मैं ये बताना चाहता हूँ जी नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ कहाँ करोगे शादी? 8 लाख में तुम्हारा शादी का बजट पूरा हो जाएगा? मैम अभी तो यही है मेरा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, ये 8 लाख अभी इन्वेस्ट करना है। और पहला गोल शादी का क्यों यश, मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। जिंदगी में और भी कई सारे लक्ष्य होते हैं। रिटायरमेंट का गोल आपने सोचा नहीं, घर गाड़ी कुछ सोचा नहीं, शादी क्यों सोची? मैम अभी मेरा शुरुआत में तो अभी कुछ और है नहीं, अभी तो मैं जॉब पे अभी मैंने ज्वाइन किया है। शादी कर लेता हूँ, शादी के बारे में सोच लेता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आपने उसके बारे में सोचा, आप समय देंगे उसे और उसके मुताबिक आप निवेश भी करेंगे और अपनी शादी का खर्चा आप खुद उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है यश, यही गोल को मैं लेती हूँ और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। निखिल, यश को शादी करनी है 4 से 5 साल में, 8 लाख रुपए का इनका बजट है, अपने दम पे शादी करना चाहते हैं, बताए कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, अगर इनका 4 से 5 साल का लक्ष्य है तो मैं ये कहूँगा कि वो एक बैलेंस फंड में निवेश करें। और क्योंकि इनके पास लमसम पैसा है तो जो इन्होंने कहा है कि लमसम पैसा, मैं ये कहूँगा कि आप लमसम मत डालिए, आप एक STP के रूट के थ्रू जा सकते हो। STP क्या होता है कि अब ये 8 लाख रुपए आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से आप हर मंथ एक फिक्स अमाउंट वहाँ से लिक्विड फंड से एक बैलेंस फंड में जा सकता है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि लगभग इनको 12% रिटर्न बैलेंस में मिल सकता है, अगर 5 साल का इनका व्यू है, तो इनको 8 लाख का लगभग पैसा रफली अराउंड 15 लाख रुपए तक हो जाना चाहिए। तो 15 लाख आज के हिसाब से उनको लगेगा कि काफी है शादी के लिए, पर आज से 5 साल बाद उनको महंगाई फैक्टरिंग करनी पड़ेगी और तो हो सकता है कि उस टाइम उनको और पैसे की जरूरत पड़े। तो वो मैं कहूंगा कि लमसम 8 लाख रुपए डाल दे और फिर गोइंग फॉर एक SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने शादी के गोल के लिए। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल जो आपके पास 8 लाख रुपए आपको कुछ दिन में मिलने वाले हैं सुमित, उसके लिए निवेश के लिए आप HDFC बैलेंस फंड, SBI मैग्नम बैलेंस फंड को चुन सकते हैं। और इसके अलावा भी और आपके कई सारे गोल होंगे। यश, मैं चाहती हूँ कि उन गोल्स के बारे में सोचें और हमें अपना सवाल एक बार फिर से आप भेजें। कोई सवाल है आपका? और मैम मैं SIP एक स्टार्ट करना चाहता हूँ साथ में किसी अच्छे फंड में, तो वो 5,000 के अराउंड पर मंथ। और कितने समय के लिए करेंगे ये SIP? ये मैम मैं अभी लगातार करूंगा जब तक मैं एग्जाम कंटिन्यू कर सकूँ। मैं मतलब 5 साल से ज्यादा का नजरिया होगा ना? जी जी ठीक है। तो निखिल, यहाँ पर क्या हम मेरे को इक्विटी म्यूचुअल फंड रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ जी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 5,000 रुपए की कहा है, ये मेरे ख्याल से आपकी बात सुन के उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बारे में सोचा होगा और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए विकल्प ले रहे होंगे। तो क्योंकि ये लंबे समय में निवेश करना चाहें तो मैं कहूँगा कि फिर ये एक इक्विटी फंड में देख सकते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। उनके लिए वे कोटक सेलेक्ट फोकस फंड या मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 फंड, उन सब में निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। यश, अपने निवेश की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ सुमित है फोन लाइन पर। इनकी उम्र है 19 साल और इन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी की है और अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। हाय सुमित, कैसे हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Currently, madam, I am 19.
Okay. I want to start my new trade. अच्छा, हिंदी में बात कीजिए ना सुमित। या मुझे अभी मैं नया सीख रहा हूँ Okay. शेयर बाजार में। अच्छा। तो पर मंथ नियर अबाउट अराउंड 5,000 अर्न करने के लिए कैसे निवेश किया जाए और है। किस फंड में किया जाए? मुझे बताइए, आपने शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कब से की है? पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते से अभी शुरुआत की है? हाँ, अभी शुरुआत की है। अच्छा, तो हम आपको शेयर बाजार के टिप्स तो CNBC आवाज में लगातार हम देते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ रहे हैं? क्या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। चलिए, 5,000 रुपए का जो निवेश करना है आपको, क्या टाइम फ्रेम आप देंगे अपने आप को? कम से कम 5 साल। कम से कम 5 साल। और कोई खास गोल? नहीं, लाइफ टाइम सेटलमेंट के लिए। लाइफ टाइम सेटलमेंट के लिए कोई राशि जो इकट्ठा करना चाहते हैं 5 साल में, इतना पैसा मेरे पास हो जाना चाहिए लाइफ टाइम सेटलमेंट के लिए, कुछ सोचा है? 20-25 लाख तो कम से कम। 20-25 लाख तो आपको चाहिए। चलिए निखिल, मुझे बताइए, क्या इन्हें 5,000 के निवेश से 20 से 25 लाख रुपए मिल पाएंगे? और अगर मिल पाएंगे तो कब तक? नहीं, ये उन्होंने जो टाइम फ्रेम कहा है वो काफी छोटा है, और ये 19 साल के, तो उनको 25 साल में कोई लाइफ सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो उनको ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं सोच के उनको लंबी अवधि का नजर लेना चाहिए कि ये मैं पैसा एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ नेक्स्ट 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, और उससे वो SIP अपनी चलती रहनी चाहिए। उन्होंने एक और चीज कहा कि वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीज होते हैं। ट्रेडिंग में आप होते हैं कि आप डेली स्टॉक बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ अलग आपका मेंटेलिटी होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, तो आपको उस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म पेशेंस होना चाहिए और आपके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर उनका 5 ईयर्स का होराइजन है तो बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो सुमित, आपको हम कहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए SIP की शुरुआत कीजिए। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, कोटक सिलेक्ट फोकस से शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने अभी शुरुआत की है, और आपसे हम यही कहेंगे कि अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन दोनों फंड्स में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी है युवा दर्शकों के और भी सवाल। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में अगले दर्शक हैं प्रवीण कुमार, जिनका सवाल हम ले रहे हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। 26 साल की इनकी उम्र है। बंगलुरु से ये सवाल भेजा इन्होंने। ये अपने निवेश पर सलाह चाहते हैं। 6,000 से 8,000 रुपए हर महीना निवेश कर सकते हैं और हर साल अपने निवेश को 40% की दर से बढ़ा भी सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या इनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे होंगे या नहीं। इनके लक्ष्य में आपको बता दूं, 3 से 5 साल में 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं और 60 साल की उम्र तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए ये जमा करना चाहते हैं, जो कि मैं मान रही हूं कि इनके रिटायरमेंट के लिए है। प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन निखिल, मुझे ये बताइए कि काफी वेल प्लान्ड इन्वेस्टर ये लग रहे हैं। एटलीस्ट जहां तक गोल्स को डिसाइड करने की बात है, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम यहां पर कर दिया है। हाँ जी, इन्होंने जो प्लानिंग स्टार्ट की है वो काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही है कि वो हर साल अपना निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कहा है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मेरा निवेश भी बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टेप लिया है। तो इनके जो गोल्स है, पहला एक गोल है जो इनका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल है कि उनको 10 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए उन्हें 12,000 रुपये पर महीने सेव करने पड़ेंगे, और मैं एज्यूम करता हूँ कि उनको लगभग बैलेंस फंड में 12% रिटर्न आ सकते हैं, तो उनका वह लक्ष्य अचीव हो जाएगा। और तो बैलेंस फंड में वो HDFC बैलेंस फंड या L&T प्रूडेंस फंड या SBI का बैलेंस फंड देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। और जी निखिल, बोलिए। हाँ, और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म गोल कहा है जो रिटायरमेंट का, वो क्योंकि लंबे समय का गोल है, तो मैं ये कहूँगा उसके लिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को निवेश कीजिए, और उसमें बैलेंस फंड से अच्छा रिटर्न आ सकता है लंबी अवधि में। चलिए, तो यहाँ पे L&T प्रूडेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड और SBI मैग्नम बैलेंस फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। साथ ही आप मल्टी कैप कैटेगरी में अगर निवेश करना चाहते हैं प्रवीण, तो मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी भी आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। प्रवीण का नंबर हमारे साथ नहीं है, तो हम इनसे और डिटेल्स नहीं मांग पाएंगे, लेकिन निखिल,
मुझे ये बताइए, इन्हें अगर अपने निवेश को बढ़ाना हो तो क्या इन्हीं फंड्स में अपने पैसे लगाएं? हाँ जी, एज ए रूल जो होता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड नहीं होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 ही फंड होनी चाहिए। तो जो मैंने फंड रेकमेंड किया ब्रॉड कैटेगरी है, उससे वो एक एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जब इनकी इनकम बढ़ती है तो उनके गोल के हिसाब से वो अपने उसी फंड में निवेश बढ़ा सकते हैं। पर आपके जो फंड्स होते हैं वो अलग अलग बास्केट्स में होने चाहिए। तो एक आपका लार्ज कैप फंड हो गया, एक आपका मल्टी कैप फंड हो गया, एक आपका मिड कैप फंड हो गया, और फिर गोइंग फॉरवर्ड जो आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसी फंड में अपना निवेश बढ़ाते रहिए। पर आपके अगर गोल अलग है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तब फिर आपको डेट में निवेश करना पड़ेगा, तब आप इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते। चलिए, तो यहाँ पे इन तमाम फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए प्रवीण, और अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आज शो पर आने के लिए। और अगर आप भी एक युवा दर्शक हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ट्वीट कर सकते हैं अपना सवाल @kavita_th पे। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। लेकिन आप चाहें तो हमें हमारे फेसबुक के पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।